चलिए, तो हम क्लास 21 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए फिर से बोल दे रहा हूँ मैं बस। ठीक है, तो आपने देख लिया था ये कैंटिलीवर बीम होती है। जैसे ये आपकी बॉल है समझ लीजिए। ठीक है, आपकी बॉल है। आपने देखा होगा छज्जा वगैरह जो होता है, तो छज्जा भी एक टाइप का कैंटिलीवर ही होता है। ठीक है, तो ये आपके बॉल के साथ एक बीम लगी हुई है। इसमें यहाँ ये फ्री एंड है। ठीक है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ये फ्री एंड है। ठीक है, तो अगर इसमें ऐसे लोड लगेगा ऊपर से, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ भागेगा, ऐसे करेगा बेंड। ठीक है, और देखोगे ऊपर वाला पार्ट जो है ये एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है। टेंशन कहाँ पे हो रही है? टॉप पे। ठीक है, टॉप पे आपकी टेंशन हो रही है। ठीक है, तो अगर टॉप पे टेंशन है तो हमारा कंक्रीट के लिए मेन विलन कौन होता है? टेंशन। क्योंकि टेंशन क्रैक लाएगा कंक्रीट में, तो हम वहाँ पर स्टील लगा देते थे ताकि कंक्रीट का क्रैक जो है वो प्रोपागेट ना हो, अरेस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है कैंटिलीवर में वो हम टॉप पे लगाते हैं। ठीक है, टॉप पे लगाते हैं हम एएसटी। एएसटी क्या होता था? एरिया ऑफ स्टील फॉर टेंशन। ठीक है, तो टॉप पे लगाते हैं हम कैंटिलीवर में। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, मोटा मोटा बता दिया है, अभी लिखा हुआ भी आएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए। द कैंटिलीवर बीम सपोर्टेड फिक्स्ड एट वन एंड। ठीक है, मैंने बताया था फिक्स वॉल के अंदर होता है वो, एंड द अदर एंड इज फ्री। ठीक है, वहां पे सपोर्ट नहीं होता। when subjected to load it bends downward as shown in the figure। ठीक है, ये देखिए, ये आपका कैंटिलीवर है। ठीक है, ये आपका वॉल है। ये कैंटिलीवर समझ लीजिए, आपका छज्जा है ये। ठीक है, आपकी बिल्डिंग का छज्जा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जब यूडीएल आया, यूडीएल या कोई भी लोड, पॉइंट लोड भी आ गया, तो आपका देखिए ऐसे डिफ्लेक्टेड शेप दिखा है डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से जो दिखा रहा है वो है डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, तो डिफ्लेक्टेड शेप कैसा हो गया आपका? बेंड हो गया नीचे। तो उसके वजह से क्या हो गया आपका? ऊपर आ गया टेंशन, है ना? ऊपर टेंशन आ गया आपका। तो जब ऊपर टेंशन आ गया तो टेंशन ही मेन चीज है, तो इसलिए हमारा मेन रीइंफोर्समेंट जो होता है वो हम ऊपर लगाते हैं। ठीक है, एएसटी हम कैंटिलीवर में ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो अगर एएसटी हम कैंटिलीवर में ऊपर लगाते हैं, तो ये बताइए हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ होता था, अब वो कहाँ से गिनेंगे हम? यहाँ से गिनेंगे। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ हमारे यहाँ से आएगा। समझ लीजिए कि आपका रीइंफोर्समेंट आपने ऐसा लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ लीजिए ये रीइंफोर्समेंट लगा दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये आपने रीइंफोर्समेंट लगा दी। ठीक है, तो आपके रीइंफोर्समेंट के मिड तक होता है इफेक्टिव डेप्थ, और कहाँ से गिनेंगे? यहाँ से नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, नीचे से। ठीक है, नीचे से इसके मिड तक। ठीक है, ये होगा इफेक्टिव डेप्थ हमारा। ठीक है, तो ये दो चीजें चेंज होंगी। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ का कैलकुलेशन सेम है, बट कहाँ से है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ का प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि एरिया ऑफ स्टील के मिड तक फ्रॉम दी compressed fiber। ठीक है, from the most compressed fiber to the mid point of the area of steel, that is called effective depth। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट compressed fiber कौन सा होगा? देखो नीचे आपका कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे आपका जो लेंथ है वो कम हो रही है, तो नीचे कंप्रेशन हो रहा है, तो इसलिए हम नीचे से ऊपर तक एरिया ऑफ स्टील के मिड तक इफेक्टिव डेप्थ को लेंगे। ठीक है, आपका सिम्पली सपोर्टेड में क्या होता है? सिम्पली सपोर्टेड से ऐसे बेंड करता था, है कि नहीं? सिम्पली सपोर्टेड ऐसे बेंड करता था, इसलिए यहाँ पे होती थी कंप्रेशन, है ना, और यहाँ पे होती थी टेंशन, तो इसलिए हम नीचे प्रोवाइड करते थे। हमारा जो एरिया ऑफ स्टील था, इसलिए हम नीचे प्रोवाइड करते थे यहाँ पर, है कि नहीं? ऐसा हमारा एरिया ऑफ स्टील होता था, है कि नहीं? और लीस्ट कंप्रेस मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर कौन सा था? ये। तो यहाँ से लेकर इसके मिड तक ये था हमारा डी यहाँ पर। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड में। बट यहाँ पर हमारा मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर नीचे है, ना कि ऊपर। ठीक है, और ऊपर हमारा टेंशन है, तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है एरिया ऑफ स्टील के मिड तक, इसको हम इफेक्टिव डेप्थ लेंगे। ठीक है, यही चेंजेस है, वरना फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है आपका जो हमने अब तक यूज किया है। तो आज हम सीधा एक क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, उससे आपको पूरे समझ में आ जाए कैंटिलीवर बीम का कैसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस द अपर फाइबर्स आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस, मैंने बताया था, एंड द बॉटम फाइबर्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, अनलाइक सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड का ठीक उल्टा है ये। ठीक है, देयरफॉर मेन टेंशन रीइंफोर्समेंट इन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अ कैंटिलीवर। ठीक है, समझ गए ना? एट द टॉप ऑफ द कैंटिलीवर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैसे? देखिए, सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या था? WL²/8। ठीक है, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव यूज करते थे हम सिंपली सपोर्टेड में, और डब्ल्यू है, ठीक है, फैक्टर, इनटू एल क्लियर बाई 2, ये होता था हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स VU, है ना? और ये होता था हमारा BMU, जो हमारा सिंपली सपोर्टेड में ये होता था। ठीक है,
बट कैंटिलीवर में ध्यान रखना, ठीक है, वैसे तो फॉर्मूले से निकाल लोगे बट वैसे ध्यान रखना, ठीक है, मैक्सिमम शियर फोर्स ये होगा, ठीक है, वी यू, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर, ठीक है, क्लियर लेंथ, क्लियर लेंथ क्या होता है आपका, फेस ऑफ सपोर्ट से एंड तक, ये होता है एल क्लियर, है कि नहीं, एल क्लियर यही होता है, ठीक है। और एल इफेक्टिव आपको पता है, अगर कैंटिलीवर अकेला है तो एल इफेक्टिव क्या होगा, एल क्लियर प्लस d/2, है ना। और अगर कैंटिलीवर आपका किसी कंटिन्यूस बीम का एंड फॉर्म करता है तो उसमें एल इफेक्टिव क्या होता था हमारा, एल क्लियर प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई 2, ठीक है। तो कौन सा यूज करना है आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये आइसोलेटेड कैंटिलीवर के लिए था, जब कैंटिलीवर अकेला है, जब छज्जा हो गया, ठीक है। और ये किसके लिए था, कैंटिलीवर किसी कंटिन्यूस बीम का एंड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस बीम के लिए था, ये आइसोलेटेड के लिए था, ये इफेक्टिव डेप्थ है, ये विड्थ ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। कौन सा कब यूज करना है आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर के लिए क्या है, डब्ल्यू यू इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 2, और मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या है, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर, ठीक है। यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे बाई 2 नहीं है, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड के लिए था, ठीक है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड के लिए था, और ये दोनों आपका कैंटिलीवर के लिए है, ठीक है। ध्यान रहे, गलती मत करना क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेना कैंटिलीवर है कि सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। और एल क्लियर कहाँ यूज करना है, एल इफेक्टिव कहाँ यूज करना है, कैसे निकालना है, ठीक है, सब ध्यान रहे, ठीक है। आप क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये समझ गए आप। अब देखते हैं मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ पे लगता है। The following points are to be considered while designing a cantilever beam, ठीक है। The main tensile reinforcement is to be placed in the zone above neutral axis, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस बताया था मैं, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है आपका, जहां पर आपका बेंडिंग मूवमेंट, जहां पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो एरिया ऑफ स्टील हमारा जो सिंपली सपोर्टेड में होता है नीचे लगाते थे हम लोग, है ना। पर कैंटिलीवर ये सिंपली सपोर्टेड के लिए था, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन वो हम नीचे लगाते थे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लगाते थे, ठीक है। और यहाँ पर, बट यहाँ पर जो कि कैंटिलीवर है तो टेंशन ऊपर है, तो इसलिए हम एरिया ऑफ स्टील और टेंशन ऊपर लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कैंटिलीवर के लिए है, ठीक है, ध्यान रहिए, ठीक है। फॉर्मूला सारे सेम है, बस आपको ड्राइंग में अच्छे से बता देना है, ठीक है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील आपका सिंपली सपोर्टेड में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता था, और कैंटिलीवर में एरिया ऑफ स्टील न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन जनरेट होती है कैंटिलीवर में, और सिंपली सपोर्टेड में टेंशन नीचे जनरेट होती है, ठीक है ना, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए टेंशन रीइंफोर्समेंट आपका ऊपर लगा है, ठीक है, टेंशन ऊपर है, कंप्रेशन नीचे है, इसलिए मेन रीइंफोर्समेंट आपका ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। उसका सेक्शन देखेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, मैं बताया था न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, समझ ली, न्यूट्रल एक्सिस कहीं पर यहाँ पर है कहीं न्यूट्रल एक्सिस, तो उसके ऊपर लगाया है हमने, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये वाली चीज क्या है, ठीक है। तो आपका जो देखिए मैंने जब डेवलपमेंट लेंथ पढ़ाया था तो मैंने बताया था डेवलपमेंट लेंथ कैंटिलीवर के लिए क्या होता है, आपका जो फेस ऑफ सपोर्ट है, ये है फेस ऑफ सपोर्ट, ये है आपका फेस ऑफ सपोर्ट। तो फेस ऑफ सपोर्ट के आगे एलडी लेंथ तक एक्सटेंड होना चाहिए आपका रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अगर आपको ध्यान नहीं था तो अब याद कर लो, ठीक है। आपका ये जो लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है आपका यहाँ से लेकर फेस ऑफ सपोर्ट से अंदर जितना गया है आपका रीइंफोर्समेंट, उसका लेंथ एलडी या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। हमने सिंपली सपोर्टेड में क्या किया था, सेटिस्फाई एल नॉट प्लस एम यू बाई वी ग्रेटर देन इक्वल टू एल डी, ये हमने सिंपली सपोर्टेड के लिए किया था, है ना। तो एल डी का यूज कितना था सिंपली सपोर्टेड में, ठीक है, ताकि हमारा एंकरेज लेंथ निकल आए, ठीक है। और कैंटिलीवर में क्या यूज है, कैंटिलीवर में ये यूज है कि हमारा फेस ऑफ सपोर्ट है उसके बियॉन्ड हमारा जो रीइंफोर्समेंट है वो इतना एक्सटेंड हो कि उस एक्सटेंशन का जो लेंथ है वो एल डी से ज्यादा हो, ठीक है ना। क्यों ज्यादा हो, क्योंकि हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा था, कैसा था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऐसा था, है कि नहीं। सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ था, सपोर्ट्स पे, ठीक है, उल्टा है ये सिंपली सपोर्टेड में क्या था, सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट मिड स्पैन पे था, पर कैंटिलीवर में सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होता है, सपोर्ट्स पे। सपोर्ट पे सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी, इसका मतलब सबसे ज्यादा बेंडिंग सपोर्ट्स पे होगी, तो बेंडिंग की वजह से आपका रीइंफोर्समेंट जो है वो निकल के बाहर ना आ जाए, इसलिए हम डेवलपमेंट लेंथ इंश्योर करते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया ना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 कैसे आया, ये सबको आता है ना कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 कैसे होता है, ये तो पता है सबको ना, ठीक है, पता है ना।
फ्रेंड्स यार लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन में 45 मिनट्स लगे थे हमारे डिस्कस करने में, ठीक है। प्लीज आप उसका वीडियो देख लीजिए, रिपीट नहीं कर पाएंगे अगर हम, ठीक है। 45 मिनट लगे थे और लास्ट क्वेश्चन में बहुत कुछ है, ठीक है ना। वो सेम स्टेप्स हमारे कैंटिलीवर में भी रिपीट होंगे, तो आप स्टेप्स देख लीजिएगा, उससे आप समझ लीजिएगा कि वो वाला क्वेश्चन कैसे हुआ था, ठीक है। आपका वीडियो देखिए, वीडियो तो मैंने अपलोड करके रखा ही है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, द बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर वेरीज फ्रॉम जीरो एट द फ्री एंड टू मैक्सिमम एट द फिक्स्ड एंड, ठीक है। हेंस द डेप्थ ऑफ सेक्शन इज आल्सो केप्ट मैक्सिमम एट द फ्री एंड, फिक्स एंड एंड मिनिमम एट द फ्री एंड। इसका मतलब क्या है, देखिए डेप्थ का आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या होता था डेप्थ रिक्वायर्ड, अंडर रूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपॉन आर यू इंटू बी, ये होता था, ठीक है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट आपका एंड सपोर्ट पे कम है, ठीक है, एंड सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट कम है, कम क्या ऑलमोस्ट जीरो, जीरो ही होता है बेंडिंग मोमेंट, तो डेप्थ की रिक्वायरमेंट भी कम होगी इधर, है ना। तो इसलिए जो हम डेप्थ देते हैं यहाँ पर तो कांस्टेंट डेप्थ है, ठीक है। आप कांस्टेंट डेप्थ भी दे दीजिए, कोई वो नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको डेप्थ वेरी करना है तो वेरी कीजिएगा, वरना आप कांस्टेंट डेप्थ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप डेप्थ को वेरी भी कर सकते हैं, जैसे आपको सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर आपका आपने कोई डी दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसको वेरी करके आप डी को यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डी को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है, हम जब क्वेश्चन करेंगे ना उसमें हम डी को वेरी करेंगे, तो समझ में आ जाएगा डी को कैसे वेरी करना है। कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, आपके निष्ठा के ऊपर है आपको कितना कम करना है उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने 400 mm रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने 200 रख दिया, ठीक है, आपके ऊपर है वो, ठीक है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कितना रखना है कोई फॉर्मूला नहीं है उसका, आपके ऊपर है वो, ठीक है। आपको कांस्टेंट डेप्थ रखना है, कांस्टेंट डेप्थ रखिए, कुछ नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो, ठीक है। चलिए, वो बस इकोनॉमिकल बनाने के लिए बीम को, ठीक है। जैसे शियर रिइंफोर्समेंट में याद है ना, हेवीली सपोर्टेड में मिड में हम शियर रिइंफोर्समेंट में मैक्सिमम स्पेसिंग देते थे, स्पेसिंग बढ़ा देते थे, है ना, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिकल बनाने के लिए। तो आपकी निष्ठा के ऊपर आपको इकोनॉमिकल बनाना है तो बनाइए, वरना आप कांस्टेंट डेप्थ भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। द विड्थ ऑफ द बीम इज केप्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है। विड्थ आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब विड्थ आप समझ नहीं पा रहे हो तो 3D में देखिए, 3D में ऐसा होगा ना आपका बीम, है कि ना, आपका बीम ऐसे होगा 3D में। तो ये आपका मेन रिइंफोर्स, अरे सॉरी सॉरी बन गया, ठीक है। तो ये आपका मेन रिइंफोर्समेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका बी है कि नहीं, ये आपका विड्थ है। तो बोल रहा है विड्थ को कांस्टेंट रखिएगा, विड्थ को चेंज करने की कोई चेंज की जरूरत ही क्या है, विड्थ तो किसी फॉर्मूले में आता भी नहीं है ना। तो वो जिस फॉर्मूले में भी आता है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए विड्थ को आप कांस्टेंट रखिए, बस डेप्थ को चेंज करते रहिए बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेंसाइल बार एंड कैंटिलीवर आर टू बी curtailed at suitable location as per curtailment rule। क्या बताया था मैंने curtailment रूल्स, बताइए। मैंने ये बताया था ना कि फिक्स सपोर्ट से आपका curtailment कहाँ पे हो सकता है, 0.5L या LD, whichever is greater, ठीक है। L क्या होता था हमारा, L हमारा सेंटर ऑफ सपोर्ट से जो लेंथ होती थी हमारी, ठीक है, जो होता था L हमारा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हाँ, हमारा, ठीक है, L क्या होता है, सेंटर ऑफ सपोर्ट से लेके फ्री एंड तक जो लेंथ होती थी, 0.5L या LD, दोनों में से जो भी ज्यादा हो उतना आपका फेस ऑफ सपोर्ट से उतना आपको डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये कटेलमेंट कर सकते हैं। और कटेलमेंट भी कितना कर सकते हैं, नॉट ग्रेटर देन 50% ऑफ एरिया ऑफ स्पीड, ठीक है। कटेलमेंट करेंगे हम आज वाले क्वेश्चन में, कटेलमेंट भी करेंगे, समझ जाएंगे आप, ठीक है। LD या 0.5L क्या है, ठीक है। चलिए, आपको अगर L क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सिर्फ एल इफेक्टिव गिवन है, ठीक है, तो उसी को आप एल ले लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा उसमें मत सोचिएगा कि क्या एल कैसे निकाले, ठीक है। वैसे सेंटर सपोर्ट से होता है, पर अगर एल इफेक्टिव गिवन है क्वेश्चन में डायरेक्टली, तो उसी को आप एल में यूज कर लीजिएगा, ठीक है। कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उसमें, क्योंकि एल इफेक्टिव को वैसे आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है ना, L0 + D/2 या L0 + W/2। वो डिपेंड करेगा कैंटिलीवर कौन से टाइप का है, ठीक है, आइसोलेटेड है या कंटिन्यूस का एंड बना रहा है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर में बी एज्यूम फ्रॉम डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया, मैंने बताया था हम वहां पर क्या करते थे, L/12 टू L/15, इसके बीच का कोई डेप्थ मान लेते थे,
है ना, शुरुआत में एज्यूम करने के लिए। तो वैसे आप कैंटिलीवर में, ये सिंपली सपोर्टेड के लिए होता था, ठीक है, वैसे ही कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एल बाई डी नॉट ग्रेटर देन 7, ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी शुड बी ग्रेटर देन एल बाई 7। तो एल बाई 7 के इक्वल आप डी मान लीजिए, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ आप एल बाई 7 की इक्वल मान लीजिए, ठीक है, और उससे आप शुरू कर दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए हमें एल इफेक्टिव गिवन होगा, ठीक है, और हमें शेयर निकालने के लिए डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर चाहिए, है ना। एल क्लियर कैसे निकलेगा, एल इफेक्टिव माइनस डी बाई टू, है कि नहीं, ऐसे निकलेगा, क्योंकि एल इफेक्टिव क्या होता है, एल नॉट प्लस डी बाई टू। तो एल नॉट कैसे निकलेगा, एल इफेक्टिव प्लस माइनस डी बाई टू। तो इस डी बाई टू का वैल्यू क्या होगा, उसको एज्यूम करने के लिए शुरुआत में हम डी इज इक्वल टू एल बाई 7 मान लेंगे, ठीक है, और एल क्या होगा हमारा, एल इफेक्टिव जो क्वेश्चन में गिवन होगा हमें, ठीक है, अगर नहीं गिवन होगा तो निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, निकाल तो लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलिफेटिक गिवन रहेगा आपको, उससे आप डी निकाल सकते हैं, ठीक है। डी निकालने के बाद आपका एल नॉट, जो एल क्लियर होता है, कुछ नहीं होता, एल क्लियर ही होता है ये, ठीक है। तो एल क्लियर किस लिए चाहिए हमें, व्यू निकालने के लिए, ठीक है। मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो शुरुआत हम इससे करेंगे, डी को एल बाई 7 मान के, ठीक है। चलिए आज हम न्यूमेरिकल करेंगे कैंटिलीवर का, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है कि डिजाइन अ कैंटिलीवर बीम हैविंग एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 3 मीटर, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन गिवन है, ठीक है, ये एल इफेक्टिव है, ठीक है। अब मैं लिखा हुआ है कैंटिलीवर इज फिक्स टू अ वॉल, मतलब ये किसी कंटिन्यूअस बीम का एंड तो बना रही ना है, तो मतलब एल इफेक्टिव कैसे निकाला होगा इनने, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट या एल क्लियर, जो भी मान लो इसको आप, ठीक है, प्लस डी बाई टू, है कि नहीं। तो एल इफेक्टिव कितना दिया हुआ है हमें, 3 मीटर, हमें एल एल क्लियर या एल नॉट चाहिए हमें, तो डी बाई टू भी चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है, 3 मीटर गिवन है, ठीक है। द बीम इज कैरिंग अ लोड ऑफ 14 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, फैक्टर्ड नहीं है इसलिए इंटू 1.5 करेंगे हम, ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट, तो सेल्फ वेट डेड लोड नहीं निकालना आपको, ठीक है। M20 कॉन्क्रीट है, Fe415 आपका स्टील है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें एल क्लियर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एल क्लियर। तो एल क्लियर क्या होगा हमारा, एल इफेक्टिव माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो डी बाई टू के लिए क्या करेंगे हम, देखिए डी को क्या मानेंगे, मैंने बताया था एल बाई 7, एल क्या है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, तो एल इफेक्टिव लेंथ सॉरी, तो 3000 डिवाइडेड बाई 7 कितना आएगा, जल्दी निकालो, ये आएगा आपका 428 mm के आसपास, ठीक है, 428 mm के आसपास। तो डी बाई टू कितना हो जाएगा, 214, ठीक है, 214, ठीक है। तो एल क्लियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस mm को बदलो मीटर में, 0.214 हो जाएगा। तो एल क्लियर क्या हो जाएगा, 2.8 मीटर के आसपास आएगा आपका, 2.76, तो 2.76 आएगा। तो हम इसको, एक मिनट, हाँ, 3 माइनस 0.214, हाँ, ये 2.786 के आसपास आएगा, 2.80 पे हम मान लेंगे एल क्लियर को। तो एल क्लियर किस लिए यूज करेंगे हम, एल क्लियर यूज करेंगे हम वी यू निकालने के लिए, और वी यू से टाउ बी निकालने के लिए, इससे क्या करेंगे हम, शेयर डिजाइन, ठीक है। बस मैंने ये एक समझने का था यहाँ पे, ठीक है, जो कि ये आइसोलेटेड है ना, कंटिन्यूस का, तो किसी कंटिन्यूस बीम का पार्ट तो नहीं है, आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड में हम कैसे निकालते हैं एल इफेक्टिव, रेड, ऐसे निकालते हैं हम एल इफेक्टिव, ठीक है, एल इफेक्टिव ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ, हाँ, ऐसे निकालते हैं हम एल इफेक्टिव, ठीक है, एल इफेक्टिव गिवन है हमें 3, और यहाँ से हमने इस वाले क्राइटेरिया से हमने डी एज्यूम कर लिया 428, ठीक है। आगे जाकर भी हम डी इसको यूज करेंगे, बाकी अगर डी चेंज भी होगा तो आप जरा फर्क मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप ओवरऑल डेप्थ मानेंगे, ओवरऑल डेप्थ से आप फिर स्टिरअप का और फिर रीइंफोर्समेंट का डाया माइनस करेंगे, उसके बाद हो सकता है आपका डी वेरी करे, डी 428 ना आए, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से फिर से बी यू एल सी को चेंज मत कीजिएगा, ठीक है, एक बार निकाल लिया, एक बार आपने बी यू निकाल लिया, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। आपको अगर डी अगर चेंज हो आगे जाकर, उसके अकॉर्डिंग फिर से एल क्लियर, फिर से बी यू निकालने का मन करे, वैसे भी कर सकते हैं आप, बाकी जरूरी नहीं होता है इतना, ठीक है, वो उससे भी डिजाइन हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं क्लियर करता हूँ, यही एक समझने का था, ठीक है, एल क्लियर कैसे निकाला है हमने, समझ में आ गया ना, एल क्लियर कैसे निकाला है, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें, एल क्लियर यूज करेंगे हम आगे जाकर, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर करता हूँ मैं ड्राइंग्स को। चलिए गिवन ये सब है हमारे पास, एल इफेक्टिव एफ सी के 20 है, डब्ल्यू डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू यू करने के लिए इसको 14 into 1.5 करेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो एल क्लियर इज इक्वल टू एल इफेक्टिव माइनस 0.214, समझाया था मैंने, 2.786 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 2.8 मान लेंगे इसको, ठीक है। सिंस फॉर द गिवन टाइप ऑफ कैंटिलीवर एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल क्लियर प्लस d/2। ये समझ में आ गया ना, ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। हाँ, जो एल क्लियर से निकाल रहे हैं हम, एल इफेक्टिव से निकाला हुआ है वीयू, यस यस बिल्कुल सही बात है, मैम ने एल इफेक्टिव से निकाला हुआ है, उससे आपका वीयू ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो वो ज्यादा सेफ डिजाइन है, वीयू उससे ज्यादा ही आएगा एल इफेक्टिव से निकालोगे तो आपकी मर्जी है, एल इफेक्टिव से निकाल लो, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो, बट एल क्लियर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कैंटिलीवर में, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा इंक्लूड करा है, ठीक है, ताकि आपको एल क्लियर का पार्ट समझ में आए, ठीक है। बाकी आपको जरा डाउट है तो मैम से मैं कंफर्म कर लूंगा, वैसे तो एल क्लियर से निकालना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल हाँ, डिप्रेशन कंट्रोल तब भी करते हैं हम मनदीप सिंह, पर उसमें हम एक 10/स्पैन का मॉडिफिकेशन फैक्टर लगा देते हैं ना, 10/स्पैन का, है ना। देखिए राहुल, आप एल इफेक्टिव से निकालिए, एल क्लियर से निकालिए, एल इफेक्टिव से निकालेंगे वीयू ज्यादा आएगा, अगर वीयू ज्यादा आएगा तो टाउ भी ज्यादा आएगा, है ना। तो वो तो आपने ज्यादा लोड के लिए डिजाइन कर दिया ना, तो वो भी सही है, ठीक है। पर अगर आप एल क्लियर से भी निकालेंगे तो ये भी कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, दोनों ही चीज सही है, ठीक है। अब एल इफेक्टिव से निकालेंगे पीयू ज्यादा आएगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एल क्लियर का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। देखिए मैम ने बता दिया यूज एल क्लियर, ठीक है, ठीक है। इनकेस कोई अगर इसमें फेरबदल हुआ तो बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये L/7 से हमने डी निकाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल क्लियर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बेयरिंग आप बोल रहे हैं ना, बेयरिंग मतलब क्या होता है, वॉल का सपोर्ट मान रहे हैं आप, तो बेयरिंग वाली चीज जो है वो हम तब लेते हैं जब कंटिन्यूअस बीम का एंड फॉर्म करता है कैंटिलीवर, बताया था ना मैंने, L0 + W/2 आप बोल रहे हैं, ये हम तब लेते हैं जब कैंटिलीवर आप किसी कंटिन्यूअस बीम का एंड फॉर्म करता है, जैसे ये कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है, ये आता चला जा रहा है, आता आ रहा है कहीं से, ठीक है, तो ये आपका कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम का एंड फॉर्म किया कैंटिलीवर बीम ने, तो यहाँ पर हमारा जो एल इफेक्टिव होगा वो हमारा L0 + W/2 होगा, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने क्या बोल रखा है स्पेसिफिकली, कैंटिलीवर इज फिक्स टू अ वॉल, इसका मतलब क्या है, आइसोलेटेड है, ठीक है, किसी कंटिन्यूस बीम का एंड फॉर्म नहीं कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर हमारा एल इफेक्टिव क्या होता है, L0 + D/2, ठीक है, इसलिए मैंने D/2 माइनस किया एल इफेक्टिव से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बेयरिंग वगैरह एज्यूम नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्किलेट कॉन्सेप्ट था वही समझाना था मेरे को मेन, बाकी तो सब कुछ सेम है जो बुक में है, ठीक है। चलिए, तो डिजाइन लोड आपका W × 1.5, ठीक है, आपका 1.5 का हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर लिया, ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। चलिए, तो फिर एमयू कितना आ जाएगा, एमयू मैंने बताया था WU × L² / 2, 2/2, ठीक है भाई, 8 नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है, फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे वैसे आप, ठीक है, पर ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, सिंपली सपोर्टर का फॉर्मूला मत लगा देना यहाँ पे, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या यूज होगा, एल इफेक्टिव, ठीक है, एल इफेक्टिव तो ऑलरेडी गिवन है हमें 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर ऑलरेडी गिवन है हमें, तो हम यूज कर लेंगे सीधा, ठीक है। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और वी यू क्या है, WU × L क्लियर, तो WU 21 था, एल क्लियर हमने 2.8 मान लिया, तो 59 किलो न्यूटन के आसपास आ गया हमारा वीयू, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, टाउ भी निकालेंगे ना आगे जाकर, ठीक है। चलिए, तो वीयू निकाल लिया, एमयू निकाल लिया, ठीक है। एमयू से क्या क्या निकालेंगे, सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, एएसटी निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। और इससे क्या निकालेंगे, टाउ भी, ठीक है। फिर डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक करेंगे, उसके बाद डिप्रेशन के लिए चेक, फिर क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डी, सबसे पहले डी मानेंगे, D = L/7, ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है, ये हमने पहले ही माना था, मैंने फिर से लिख दिया, ठीक है। तो एज्यूम कर लिया हमने कि 450 mm का ओवरऑल डेप्थ है, कौन सा डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ 450 mm का ओवरऑल डेप्थ है, तो हम क्या मानेंगे 450, और फिर उससे हम क्या क्या माइनस करेंगे, एक तो क्लियर कवर माइनस करेंगे, फिर हम सिरप का डाया माइनस करेंगे, और फिर हम री का हाफ डाया माइनस करेंगे, हाफ, सबको पता है ना री के मिडिल तक होता है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, यही निकलेगा। तो इसको हमने मान लिया 8 mm, ठीक है, इसको हमने मान लिया 8 mm, ठीक है, और इसको हमने मान लिया 16 mm, ठीक है।
तो अप्रोक्सीमेटली आपका डी और क्लियर कवर मान लिया 20 mm का, ठीक है। माइल्ड कंडीशन मान लिया हमने, माइल्ड कंडीशन, ठीक है। 25 भी मान सकते हैं आप, किसी किसी बुक में 25 होता है, 25 भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका डी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 414 mm, ठीक है। ऐसे ही मान सकते हैं, वरना आप इफेक्टिव कवर सीधा एज्यूम कर लीजिए 40 to 50 के रेंज में, और फिर उससे निकाल लीजिए, वैसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए हमने डी कितना माना था 428, और अल्टीमेटली डी आया कितना 414। तो इसके हिसाब से आपको एल नॉट फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको निकालना है फिर से एल नॉट निकालना है, फिर से वी यू निकालना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने जो वी यू निकाल दिया उसी से हम चलेंगे आगे, ठीक है। आपको इसके हिसाब से एल नॉट और वी यू फिर से चेंज करना है, कर लीजिए, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इससे भी जो वी यू और वी यू निकाला है उससे भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो b इज इक्वल 250 हमने एज्यूम कर लिया, b को हम कितना एज्यूम करते हैं, d/2 से d/3 की b का कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, सिंपली सपोर्ट ने बताया था मैंने। तो d/2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 225 mm आएगा। 225 को हमने 250 पे अप्रोक्सीमेट कर लिया, ठीक है। ये हमने b मान लिया, ये हमारा d आ गया, ठीक है। एट दी फिक्स्ड एंड बताया था मैंने, d मैक्सिमम कहाँ होता है, फिक्स्ड एंड में। फ्री एंड में हम लोग d को कम कर देते हैं, क्यों, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट वहां पे जाते जाते जीरो हो जाता है, ठीक है ना। कितना कम करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपने फिक्स्ड पे रख दिया 414, और आपने वहां पे, एक मिनट, हाँ, और आपने फ्री एंड पे रख दिया 200 mm या 150 mm, आपके ऊपर है, ठीक है। आपके ऊपर है कितना रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। वरना फिक्स्ड पे आप जो डी निकालते हो बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले से, वो आपका फिक्स्ड एंड पे रहेगा, ठीक है। आप कांस्टेंट भी रख सकते हो डेप्थ को, ठीक है। वरना आप इकोनॉमिकल बनाने के लिए डेप्थ को कम भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेप्थ की जरूरत नहीं है ज्यादा फ्री एंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ 225 होगा, हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया 250 पे, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसका, वो बस एक अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। वो तो बस एज्यूम वैल्यू होती है। तो आप 250 225 मान लीजिए, आपकी मर्जी है, 225 मान लीजिए, ठीक है। मैं 250 मान लिया, एज्यूम्ड वैल्यू लिखी हुई है ना, एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं। 250 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, ठीक है। वैसे जनरली 250 से 300 के बीच में लोग मानते हैं इफेक्टिव विड्थ को, ठीक है। वो बस एक है कि d/2 के अप्रोक्सीमेशन में मानी है, ठीक है। पर हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया 250 को, ठीक है। 225 250 मान लिया हमने उसको, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मान लिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे अब, है ना। तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ के लिए क्या होता था, हमें क्या चाहिए, हमारा बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट रेजिस्टेंस क्या होता था, आर यू इंटू बी डी स्क्वायर, है ना। आर यू क्या होता था हमारा, आर यू क्या होगा हमारा एफ 415 के लिए, बताइए, 0.138 इंटू एफ सी के, है कि नहीं। एफ सी के क्या है हमारा, एफ सी के है 20, तो ये क्या आ जाएगा 0.138 इंटू 20, 2.76 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये आप आर यू 2.76 है, ठीक है। बी हमारा 250 है, और बेंडिंग मोमेंट क्या आया था, बेंडिंग मोमेंट हमारा 94.1 इंटू 10⁻6 के आसपास आया था शायद, ठीक है। मेरे को याद नहीं है, देख लेंगे अभी, ठीक है। तो उससे आपका डी रिक्वायर्ड है, कौन सा डी रिक्वायर्ड, मिनिमम मिनिमम डेप्थ, मिनिमम डेप्थ फॉर इट टू बिकम बैलेंस, है ना। मिनिमम डेप्थ फॉर बैलेंस सेक्शन, है ना। तो अगर आप, हम क्या करते हैं इसमें, हम इससे ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर इससे ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा अंडर रीइंफोर्स। अंडर रीइंफोर्स का फॉर्मूला पता ही है आपको, है ना। हम लोग डी प्रोवाइडेड जो होता है वो हमारा डी रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या हो, ताकि वो अंडर रीइंफोर्स हो। अंडर रीइंफोर्स का एसी का फॉर्मूला पता ही है, बस वही चीज करने वाले, सेम चीज रिपीट करेंगे, सिंपली सपोर्टेड वाला। बस आपको डिटेलिंग याद होनी चाहिए, इफेक्टिव टेस्ट कहाँ से लेते हैं, एरिया ऑफ स्टील कहाँ पर देते हैं कैंटिलीवर में, है ना। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, शियर का फॉर्मूला, ये सब ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स क्यू मैक्स बाई डी इज इक्वल टू 0.48, तो उससे आर यू पर 2.76 आ जाता है, समझ गए ना। आर यू का फॉर्मूला समझ रहे हैं ना आप, 2.76 कैसे आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर बीम टू बी बैलेंस, ठीक है। तो अगर इससे ज्यादा है हमारा डी तो क्या होगा, अंडर रीइंफोर्स, ठीक है। चलिए, तो डी रिक्वायर्ड हमारा आ गया 370, ठीक है, 370 आ गया, पर हमने प्रोवाइड कितना किया था 414, तो उससे ज्यादा है 414, 370 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, अंडर इनफोर्स बीम है। अंडर इनफोर्स का एएससी का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। अंडर इनफोर्स का एएससी का फॉर्मूला आपको एक तो पता है ना, वो क्या होता है, डी प्रोवाइडेड ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड देयरफॉर बीम इज अंडर इनफोर्स बीम, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील ये होता है एक तो, और एक मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 0.5 इंटू एफ सी के अपॉन एफ वाई, ये सिर्फ अंडर इनफोर्स के लिए होता है, ठीक है, ओनली फॉर अंडर इनफोर्स, ठीक है।
ठीक है, इंटू 1 - √1 - 4.6 इंटू बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो आया था, कितना आया था 94.1 अपॉन एफ सी के बी इंटू इफेक्टिव डेप्थ का स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी डी। ठीक है, ये आपका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें आपको अ, आपका ए एस टी का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा ए एस टी। ठीक है, सेम आएगा दोनों में। ठीक है, तो ये सिर्फ ओनली फॉर अंडर इनफोर्स बीम है। ठीक है, ओनली फॉर अंडर इनफोर्स। ठीक है, ये भी तो ओनली फॉर अंडर इनफोर्स है, ये भी तो ओनली फॉर अंडर इनफोर्स है। ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है आपका। ठीक है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने हमने इसी फॉर्मूले से किया है। ठीक है, तो 94.5 इंटू 10⁶ ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आया था मैक्सिमम, क्या था WL²/2 WU इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 2, है ना। फिर ए एस टी हमें निकालना है। ठीक है, ये एफ बाई अपॉन फॉर्मूला तो पता ही है सबको, तो ए एस टी का क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ए एस टी का। ठीक है, चलिए, तो यूजिंग ए आर सेक्शन यू आर सेक्शन फॉर्मूला फॉर ए एस टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 742 mm²। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूले से करेंगे तो आपका ए एस टी का जो मैंने निकाला था वो अराउंड 743 mm² आएगा। ठीक है, जो शॉर्टकट फॉर्मूले से। ठीक है, फ्रॉम शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूले से आपका इसके आसपास आएगा। देखिए ऑलमोस्ट सेम ही दोनों का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है जो आपको मेथड सही लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिनिमम एरिया ऑफ शील्ड से भी कंपेयर करना है। मिनिमम एरिया शील्ड क्या होता था, 0.87 अपॉन एफ वाई इंटू बी डी, ये होता था हमारा ए एस टी मिनिमम, है कि नहीं, ये होता था ए एस टी मिनिमम हमारा। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं ए एस टी मिनिमम से बड़ा है कि नहीं हमारा एरिया ऑफ स्टील। तो 211 mm² आया है। ठीक है, 742 mm² से कम है। ठीक है, बाकी ठीक है, समझ गए। और बाकी आपको ये भी याद होना चाहिए ए एस टी मैक्सिमम क्या था हमारा, ए एस टी मैक्सिमम क्या था हमारा, मैंने बताया था आपको 4% ऑफ बी डी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, वैसे इससे ज़्यादा कभी कभी होता नहीं है, बट फिर भी आपको आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील आपका 4% ऑफ बी डी, ये ओवरऑल डेप्थ है यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा जनरली होता नहीं है, इसलिए हम चेक करते नहीं है ए एस टी मैक्सिमम, ए एस टी मिनिमम से चेक करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि ए एस टी मैक्सिमम की वैल्यू 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए मैम ने बता दिया ना, मैम ने भी एक्सप्लेनेशन दे दिया उस फॉर्मूले का क्या है। ठीक है, हाँ मैं देखो मैम ने बता दिया ना, अब एक्सप्लेन हो गया मेरे ख्याल से राजीव यादव। ठीक है, आपके ऊपर है कोई जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ए एस टी आ गया हमारा 1042 mm²। ठीक है, तो हम लोग 16 डाया यूज कर रहे हैं, तो एक का एरिया, एक डाया का एरिया आपका 201 mm² है। ठीक है, तो कितना लगेगा हमारा, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा उससे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बार्स हमारा 4 के आसपास आ गया। ठीक है, तो प्रोवाइड 4 नंबर्स, कहाँ प्रोवाइड करेंगे बताओ, कहाँ प्रोवाइड करेंगे, टेंशन कहाँ पे होती है, ऊपर होती है ना, तो हम ऊपर प्रोवाइड करेंगे 4 बार। ठीक है, 4 बार प्रोवाइड करेंगे ऊपर। ठीक है, 4 16 mm डाया का हम बार प्रोवाइड करेंगे ऊपर। ठीक है, कैंटिलीवर है ना, टेंशन ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्टेलमेंट ऑफ बार, कर्टेलमेंट मैंने बताया था फेस ऑफ सपोर्ट से आपका L/2 या LD विच एवर इज ग्रेटर, उतना लेंथ जाकर ही आप कर्टेलमेंट कर सकते हैं। तो L/2 तो पता है हमें, L क्या था हमारा 3 मीटर, तो 3 मीटर था हमारा L। ठीक है, तो 3/2 1.5 आना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पर शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, एक मिनट रुको। L/2 आपका, एक सेकंड, फेस अगर आप फेस ऑफ सपोर्ट L/2 आपका 1.5 ही मान लीजिए इसको। ठीक है, 1.5 ही मान लीजिए अभी अभी के लिए, मैं आपसे क्लियर कर लूंगा एक बार में। ठीक है, इसको 1.5 ही मान लीजिए, 1.5 मीटर या LD विच एवर इज ग्रेटर, फेस ऑफ सपोर्ट से उतना दूर जाकर आप कटेलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या जैसे आपका कैंटिलीवर है आपका ये, ठीक है, ये आपका कैंटिलीवर है, तो फेस ऑफ सपोर्ट से 0.5 L, ठीक है, और LD विच एवर इज ग्रेटर, उतना दूर जाकर ही आप कटेलमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और
नॉट ग्रेटर देन 50% ऑफ बार शुड बी curtailed। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 बार दे रखा है ना हमने, तो हम 2 बार कर्टेल कर देंगे। आउट ऑफ दिस 2 बार कैन बी कर्टेल्ड। ठीक है, तो 0.5L या LD, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो हम चेक कर लेंगे अभी। ठीक है, 0.5L तो हमारा 1.5 मीटर आ गया है। ठीक है, अब LD की वैल्यू कितनी आ रही है देखेंगे, तो उसमें से जो ग्रेटर है उसी को हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए LD का लेंथ निकालते हैं। LD इज इक्वल टू, आपको पता है 0.87 FY इंटू डाया अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, तो आपका टाउ BD आपका 1.2 होता है। ठीक है, आपका टाउ BD किस चीज पे डिपेंड करता था, आपका ग्रेड ऑफ आपका इस पे और इस पे डिपेंड करता था। तो टाउ BD आपका डिपेंड करता था सिर्फ और FCK पे। ठीक है, तो उसके बाद से बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेस जो आपका 1.2 है। ठीक है, पर आपका HYSD भी है, तो HYSD के लिए 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए हमने 1.6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलिए पेज नंबर 43 में ये टेबल है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड टाइप ऑफ स्टील। ठीक है, टाइप ऑफ स्टील HYSD है। ठीक है, कर्टेलमेंट में बारी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपका 752 आया। ठीक है, वो आपका 1.5 से कम है। ठीक है, 1.5 मीटर से कम है ना, तो इसलिए आप कर्टेलमेंट 1.5 मीटर फ्रॉम दी फेस ऑफ सपोर्ट, फ्रॉम दी फेस ऑफ सपोर्ट, उसके बाद आप 2 बार कर्टेल कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 मीटर फ्रॉम दी फेस ऑफ सपोर्ट 1.5 होगा। चलिए वो क्वेश्चन बीच में छूट गया था टाइम लिमिट एक्सीड होने की वजह से। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ तक पहुंच गए थे हम। कर्टेलमेंट की मैंने बता दिया था, कर्टेलमेंट किसी को समझना था फिर से, तो कर्टेलमेंट में कुछ नहीं है, ये अपना वॉल है। ठीक है, ये हमारा वॉल है, ये हमारा कैंटिलीवर है। ठीक है, ये हमारा कैंटिलीवर समझ लो। ठीक है, तो हमारा वॉल से या फिर फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है, वहां से 0.5L, ठीक है, और LD विच एवर इज ग्रेटर, उतना सपोर्ट से दूर जाकर उसके बाद ही आप कर्टेलमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कर्टेलमेंट यहीं से शुरू कर सकते हैं आप, इससे पहले शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, कर्टेलमेंट स्टार्ट। ठीक है, तो इसलिए हमें 2 वैल्यू चाहिए, एक तो हमें चाहिए 0.5L और दूसरी चाहिए LD। ठीक है, तो 0.5L क्या होगा, 0.5 इंटू L क्या है हमारा, L इफेक्टिव मान लीजिए इसको 3, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर। और LD हमारा आपको पता ही है फॉर्मूला, 0.87 FY इंटू डी अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, और हमारा HYSD है इसलिए 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से जो ज्यादा आएगा उस वैल्यू को ले लेंगे हम, और फेस और सपोर्ट से उतना वैल्यू दूर जाकर उसके बाद हम कर्टेलमेंट स्टार्ट करेंगे। और कर्टेलमेंट भी आपका 50% ऑफ ASC से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने 4 बार लगाए हैं, तो हम 2 बार को कर्टेल कर देंगे। ठीक है, कितना दूर जाकर वो डिपेंड करेगा 0.5L और LD में से जो ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो LD इज इक्वल टू, ये देखिए LD की वैल्यू कितनी आई, 752। ठीक है, तो इसको आप 1500 mm मानिए अभी के लिए। ठीक है, 1.5 मीटर ही होगा ये। ठीक है, क्योंकि L/2 है ना। ठीक है, तो 752 mm जो हमारा LD आया वो इससे कम है। ठीक है, तो बार कैन बी कर्टेल्ड एट L/2 डिस्टेंस। ठीक है, L/2 मतलब 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर L/2 का मतलब। ठीक है, फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, कितने बार कर्टेल करेंगे हम, 2 बार कर्टेल कर देंगे हम सपोर्ट से 1.5 मीटर दूर जाने के बाद फेस ऑफ सपोर्ट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या बचा हमारा, शेयर इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो शेयर इन्फोर्समेंट के लिए सबसे पहले BU निकालेंगे, WU इंटू L क्लियर बाई 2। ये आपको याद है हमारा 59 किलोमीटर के आसपास आया था, है ना। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, टाउ V इज इक्वल टू VU अपॉन BD। ठीक है, टाउ V निकालेंगे, टाउ V को हम टाउ C मैक्स, तो छोटा होना चाहिए है कि नहीं, टाउ C मैक्स हम टेबल से निकाल लेंगे, या फिर मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 0.63 इंटू √FCK। ठीक है, टाउ भी हमारा टाउ C मैक्स से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, टाउ C निकालेंगे। टाउ C किस चीज पे डिपेंड करता है, परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। ठीक है, इसके हिसाब से हम टाउ C निकालेंगे। फिर BUS इज इक्वल टू BU माइनस टाउ C BD, इसके लिए हम डिजाइन करेंगे शेयर इन्फोर्समेंट को, है ना। इसी के हिसाब से हमारी स्पेसिंग आएगी, है कि नहीं। तो स्पेसिंग के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, 0.75D, है ना, या फिर जो आपका ASB मिनिमम का फॉर्मूला होता है ना, या 300 mm। ठीक है, इन तीनों में चेक करेंगे। फिर ये तीन और ये, इन चारों में से जो मिनिमम स्पेसिंग देगा हमें,
उससे हम शेयर इन्फोर्समेंट को डिजाइन कर देंगे। ठीक है, मोटा मोटा ओवरव्यू बता दिया मैंने आपको, या आपको रिवाइज हो गया होगा शेयर इन्फोर्समेंट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस वी यू बाई बी डी निकाल लेंगे, 0.57 आ गया। ठीक है, 59,000 था हमारा। ठीक है, टाउ सी मैक्स 2.8 है, टेबल नंबर 20 पेज नंबर 73। आईएस कोड लेके बैठते रहो। ठीक है ना, रिवाइज करते रहो जो भी पेज नंबर हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो आपका जो टाउ सी मैक्स है पेज नंबर 73 के हिसाब से आपका M20 के लिए 2.8 होता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, हाँ, टाउसी मैक्स से कम है ये। ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद क्या निकालेंगे, टाउसी निकालेंगे। ठीक है, टाउसी किसके से डिपेंड करता है, परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, चलिए एएससी एट सपोर्ट, सपोर्ट पे हमने प्रोवाइड कितना किया था, हमने 4 बार प्रोवाइड किए थे ना, 4 बार्स ऑफ 16 mm प्रोवाइड किया था हमने, है ना, ये प्रोवाइड किया था। तो इसका आप एरिया निकालेंगे तो आपका इसका एरिया आएगा 804 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एएससी प्रोवाइडेड, एएससी रिक्वायर्ड क्या था हमारा 742, बट हमने प्रोवाइड कितना किया 804 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, 100 इंटू एएससी बाई बी डी, पता है सबको, डी 414 था, बी 250 था, 804 हमारा एएससी है, तो 0.75% आ गया हमारा। ठीक है, 0.75% पीटी है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है M20। तो आप टेबल नंबर 19 जो आपका है आईएस कोड का उसमें देखेंगे, तो 0.75% और M20 के लिए आपका जो टाउसी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.56। ठीक है, और हमारी टाउ भी क्या है 0.57, थोड़ा सा ही ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो वैसे आपका एक थंब रूल होता है कि अगर आपका टाउ बी और टाउ सी के बीच में 0.4 N/mm² से कम का डिफरेंस है, ठीक है, तो अ, आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाकर स्पेसिंग निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, बट जो कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, हम जाएंगे पूरे फॉर्मूले से ही, बट वैसे बता रहा हूँ, एक थंब रूल होता है कि अगर 0.4 N/mm² से कम होता है टाउ वी और टाउ सी के बीच में डिफरेंस, तो हम सीधा इसी से निकाल लेते हैं शेयर इन्फोर्समेंट का स्पेसिंग। ठीक है, ये शॉर्टकट है, लगाना नहीं है, बस ध्यान रहना चाहिए दिमाग में कि आगे जाके देखना तो स्पेसिंग बहुत ज्यादा आएगी इसमें। ठीक है, तो आपका ये वाला क्राइटेरिया जो है यही गवर्न करता है सारे तक। ठीक है, देखते हैं कौन सा गवर्न करता है, क्या पता ना करे, बट वैसे देखो बहुत कम डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो बहुत कम है, तो जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही कम आपका बीयूएस की वैल्यू होगी, और जितनी कम आपकी बीयूएस की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा स्पेसिंग आएगी आपको। आपको पता ही है बीयूएस का फॉर्मूला, स्पेसिंग का फॉर्मूला, स्पेसिंग उतना ही ज्यादा आएगा जितना बीयूएस कम होगा। ठीक है, कैसे कम होगा देखते हैं। ठीक है, किसी को अगर याद ना आ रहा हो, ठीक है, याद दिला देता हूँ अभी मैं। ठीक है, चलिए, फॉर M20 एंड पीटी टाउ सी इज इक्वल टू 0.56, टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, एंड शेयर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, टेबल नंबर 19 से टाउ सी की वैल्यू आई है हमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर रेजिस्टेंस बीयूएस, बीयूएस क्या होता है, बीयू माइनस टाउ सी बी डी, बीयू क्या आया था 59,000 न्यूटन, माइनस 0.56 हमारा टाउ सी आया था बी इंटू डी, तो 1040 न्यूटन के आसपास हमारा बीयूएस आया है। ठीक है, 1000 न्यूटन कितना है, 1.04 किलो न्यूटन है, ये बहुत कम है ना ये, तो देखिए कितनी ज्यादा स्पेसिंग आई है। ठीक है, तो हम लोग यही मानते हैं हमेशा, एएसवी स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए इसी से मानते हैं हम एएसवी, है ना। तो 100.53 एरिया आ गया इसका, 8 mm का 2 लेग सिर्फ मानते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद यही आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला पता ही है सबको, तो देखिए कितना ज्यादा स्पेसिंग आ गई, देख रहे हो 14,440, ऑलमोस्ट 14 मीटर की स्पेसिंग आई है। इतनी स्पेसिंग तो दे ही नहीं सकते, सबको पता है 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग तो हो नहीं सकती, चाहे कोई भी क्राइटेरिया हो, एक क्राइटेरिया 300 mm का तो होता ही है, तो 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग तो वैसे भी नहीं हो सकती, है ना। तो ये तो वैसे ही आपको पता लग ही रहा होगा, आगे जाकर क्राइटेरिया फेल करेगा ये। तो फर्स्ट क्राइटेरिया से कितना आया हमारा, 14 मीटर की स्पेसिंग आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी 3 क्राइटेरिया कौन से 0.75D, और आपका मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट वाला फॉर्मूला, और 300 mm की स्पेसिंग। ठीक है, देखते हैं कौन सी स्पेसिंग गवर्न करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग एज पर नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट, सबको पता है ये फॉर्मूला, ये वाला क्लॉज है आपका पेज नंबर 48 में देखेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, ए एस वी अपॉन बी एस वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 एफ वाई। तो इससे क्या आ जाएगा, एस वी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी अपॉन 0.40 इंटू बी। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है। ASV क्या था हमारा, 8 mm का यूज किया 2 लेग, तो क्या था ASV हमारा 100.53, FY 415 था, B हमारा 250 था, तो उसके साथ देखो SV कितना आया, SV हमारा आया 362 mm। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन 300 mm है ना। तो ये भी क्राइटेरिया को समझ में आ रहा होगा, ये क्राइटेरिया भी यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, ये क्राइटेरिया भी यूज में नहीं आएगा हमारा। ठीक है, तो दूसरे क्राइटेरिया से कितना स्पेसिंग आई हमारी 362 mm। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या था, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट के हिसाब से जो आपकी स्पेसिंग आनी है। ठीक है, चलिए अब तीसरा चौथा क्राइटेरिया देखते हैं। ठीक है, चलिए, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टेयर्स सिरप शुड नॉट एक्सीड, थर्ड क्राइटेरिया क्या है 0.75 डी। 0.75 डी किसके लिए होता था, वर्टिकल सिरप के लिए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था हम जनरली वर्टिकल सिरप ही देते हैं। ठीक है, वर्टिकल सिरप के लिए आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती थी 0.75 डी। ठीक है, और इंक्लाइन के लिए आपको याद है, इंक्लाइन के लिए डी होती थी, इंक्लाइन के लिए क्या होती थी डी। ठीक है, पर हम इंक्लाइन ज्यादातर देते नहीं है। ठीक है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम वर्टिकल सिरप ही देते हैं, यहाँ भी हम वर्टिकल सिरप दे रहे हैं, इसलिए हमने 0.75 डी माना हुआ है। ठीक है, तो इससे कितना आया 310 mm, 310.5 mm। और 300 और फोर्थ क्राइटेरिया क्या होता है 300 mm। तो इसकी गवर्निंग हो गया, ये हो गया गवर्निंग। ठीक है, तो चारों क्राइटेरिया देख, फर्स्ट क्राइटेरिया से कितना आया था 14 मीटर के आसपास आया था, सेकंड क्राइटेरिया से कितना आया 362, थर्ड से कितना आया 310, और फोर्थ से कितना आया 300 mm। ठीक है, तो यही गवर्निंग हो गया। ठीक है, ये होगा हमारा गवर्निंग। तो प्रोवाइड 8 mm 2 leg syrup एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दी। ठीक है, वैसे तो आप बोलोगे सर शेयर के हिसाब से हम चेंज भी करते हैं स्पेसिंग को, पर कितना भी चेंज करे 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग तो दे नहीं सकते हम लोग, है ना। तो इसलिए थ्रू आउट द बीम हम 300 mm सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कि एक और लाइन लिखी हुई है, प्रोवाइड 2 mm टू 10 mm एंकर बार। एंकर बार क्या होता है, देखिए आपका, ये आपका समझ लीजिए आपका बार है। ठीक है, ये आपका बीम है। ठीक है, तो उसमें आपने ये प्रोवाइड किया, 4 बार प्रोवाइड किए। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या प्रोवाइड किया, उसके बाद आपने प्रोवाइड करोगे शेयर इन्फोर्समेंट। ठीक है, शेयर इन्फोर्समेंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये गया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे भी गया, तो नीचे लटकेगा किससे, किससे लटकेगा, ये नीचे लटकने के लिए सपोर्ट चाहिए ना इसको, तो इसलिए हम बस एक 2 बार लगा देते हैं नीचे। ठीक है, एंकर बार के रूप में। ठीक है, एंड में। ठीक है, ये होगा हमारा एंकर बार 210 mm का। इसका कोई मतलब आपका बेंडिंग के लिए कोई वो नहीं है, आपका कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। ठीक है, आपके ऊपर है, 210 mm का लगा दीजिए, 212 mm का लगा दीजिए। ठीक है, बस एंकर बार चाहिए। ठीक है, सिर्फ एंकर करने के लिए, उसको नीचे रोकने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो शेयर इन्फोर्समेंट को यहाँ पे बस रोकने के लिए, ठीक है, उसके लिए होता है। ठीक है, ये आपका शेयर इन्फोर्समेंट है। ठीक है, तो शेयर इन्फोर्समेंट को नीचे सपोर्ट देने के लिए बस हमने 2 बार लगा दिए। ठीक है, कोई इसका और कोई उसका वो नहीं है, और कोई ड्यूटी नहीं है उसका, सिर्फ ये ड्यूटी है कि उसको शेयर इन्फोर्समेंट को एंकर करके रखना है ऊपर। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए, एंकर बार का यही होता है। ठीक है, एंकर बार आप कोई नया वर्ड देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सिर्फ शेयर इन्फोर्समेंट को नीचे एंकर करने के लिए उसको हमने लगाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शेयर इन्फोर्समेंट समझ में आ गया सबको, शेयर डिजाइन हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है। देखिए, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट हम तब लगाते हैं जब हमें डबली रीइंफोर्स बीम बनाना होता है। ठीक है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के लिए अलग से फॉर्मूला होता है, उससे उसका अलग से एरिया आता है। ठीक है, पर एंकर बार का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका कोई बेंडिंग उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक ही रोल है, उसको शेयर रीइंफोर्समेंट को टिका के रखना है। ठीक है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, वो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं होता है। ठीक है ना, जब हम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट लगाते हैं तब हम एंकर बार नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट ही एंकर बार का रोल प्ले कर लेता है। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा हमने डबली रीइंफोर्स नहीं बनाया है, सिंगली रीइंफोर्स ही बनाया है। पर जहाँ पर ऊपर बार, जैसे सिंपली सपोर्टेड में सिंगली रीइंफोर्स में कहाँ पर होता है बार, नीचे होता है, तो ऊपर कोई बार नहीं होता एंकर करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए शेयर रीइंफोर्समेंट को, तो हम 2 बार ऐसे ही लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है उसका। ठीक है, और डबली रीइंफोर्स में हम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का एरिया स्पेशली निकालते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, जब हम डबली रीइंफोर्स पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के फॉर्मूले दिखाऊंगा। ठीक है, तब समझेंगे कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के लिए अलग से फॉर्मूले होते हैं, वो बेंडिंग में रोल प्ले करता है। ठीक है, एंकर रीइंफोर्समेंट का बेंडिंग में कोई रोल नहीं है, वो बस शेयर रीइंफोर्समेंट को अपने जगह टिका के रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शेयर रीइंफोर्समेंट तक हो गया। चलिए, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन के लिए क्या होता था हमारा, L/D शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, बट इसमें हमारे
तीन मॉडिफिकेशन फैक्टर है, K1 K2 K3, है ना। K3 किसके लिए होता था, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की परसेंटेज के लिए, तो ये तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। K1 कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप वो मत, एंकर रीइंफोर्समेंट का एरिया मत मान लेना, एंकर रीइंफोर्समेंट आपका वो नहीं है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं है, ठीक है। K1 किस लिए होता था, 10/स्पैन, 10 मीटर से ज्यादा का अगर स्पैन होता था तो वो होता था K1, तो ये भी लगेगा नहीं, बस K2 लगेगा आपका, ठीक है। तो K2 लगाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक एफएससी चाहिए, है ना, और एक आपको परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट चाहिए, ठीक है। तो एफएससी क्या होता था, एफएससी हमारा होता था 0.58 FY इंटू ASC प्रोवाइडेड, ASC प्रोवाइडेड कितना था हमारा 804 mm², और ASC रिक्वायर्ड कितना था हमारा 742, ठीक है। तो इससे हमारा एफएससी आ जाएगा, ठीक है, और इससे हमारा परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें डबल इंटरपोलेशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग दो दो बार इंटरपोलेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे सब समझेंगे हम लोग अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पेज नंबर 38 खोल के बैठना सब लोग, ठीक है। हम वो वाला एफएससी वाला डायग्राम यूज करेंगे इसमें इंटरपोलेशन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफ एस इज इक्वल टू 0.58 इंटू FY, ठीक है। ASC रिक्वायर्ड क्या था हमारा 742, ASC प्रोवाइडेड कितना था 804, तो एफएससी की वैल्यू मैंने उल्टा बता दिया था गलती से, ठीक है। ASC रिक्वायर्ड अपॉन ASC प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। 742 रिक्वायर्ड था, 804 हमने प्रोवाइड किया था, तो एफएससी की वैल्यू 222 आ गई। आप देखोगे एफएससी की वैल्यू 222 आई है, बट एफएससी का कोई कर्व है नहीं 222 का, ठीक है। तो 190 और 240 के बीच में 222, है ना, कर्व में दिख रहा होगा आपको, तो उन दोनों के बीच में इंटरपोलेट करेंगे, ठीक है। और हमें इसके अलावा और क्या चाहिए, परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट की परसेंटेज, ठीक है, वो कितनी आई है 0.38। कैसे सबको पता है कैसे आएगी है, एक मिनट, हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एफएससी की वैल्यू आई है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू जो आई है, पीटी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, पीटी की वैल्यू हमारी आएगी 804 अपॉन बी, बी कितना है 250 इंटू डी 414 इंटू 100, ये हमारी पीटी की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी ये, सब लोग निकालो, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.76%, ठीक है, 0.76%, ठीक है। बट देखो हम लोग यूज करेंगे 0.38, क्यों क्यों यूज करेंगे ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हमारा जो बीम है, कैंटिलीवर बीम ऐसा होता है, ठीक है, बेंड कैसे करेगा, ऐसे बेंड करेगा, ठीक है नहीं। तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कहाँ पर आया है इसका, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन यहाँ पर आया एंड पे, तो ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया ना डिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ स्टील है कितना, हमने दो बार तो कर्टेल कर दिए थे ना, हमने 0.5 L के बाद दो बार तो कर्टेल कर दिए थे, तो यहाँ पर सिर्फ दो बार आए हमारे, है कि नहीं। तो अगर 0.76% है हमारा चार बार के हिसाब से, तो हमारा टू बार के हिसाब से कितना परसेंट होगा टेंशन रीइंफोर्समेंट, 0.38, है कि नहीं, 76 का हाफ 0.38%, तो इसलिए हम 0.38% यूज करेंगे डिफ्लेक्शन कंट्रोल में, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें किसी को डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो बताना, ठीक है। 0.38% हमने क्यों यूज किया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। 0.38% क्यों यूज किया, देखो एफएससी निकालने के लिए हमने वही यूज किया है, एएससी रिक्वायर्ड अपॉन एएससी प्रोवाइडेड, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। पर हमने 0.38% इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जहां पर डिफ्लेक्शन क्रिटिकल है, जहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, वहां पर एरिया ऑफ स्टील जो है वो हाफ है, ठीक है, इसलिए 0.38% हुआ वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा एफएससी भी यहाँ पर है नहीं, है ना, एफएससी भी हमारा इन दोनों के बीच, एफएससी नहीं सॉरी एफएस, ठीक है, एफएस भी हमारा 222 आया है, और हमारा जो परसेंट टेंशन रीइंफोर्समेंट आया वो कहीं यहाँ पर आया है, ठीक है, 0.38, ठीक है। तो एक तो हमें पहले यहाँ पर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में,
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इंटरपोलेशन करेंगे, ठीक है। दो दो इंटरपोलेशन है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर 0.38% एंड 190, ठीक है। देखिए समझ लीजिए कि 0.38 आपका, हमने 0.38 अप्रोक्सीमेट कर लिया है, ठीक है। 0.38 समझ लीजिए आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो 0.38 और 190, ठीक है। 0.38 और 190, ठीक है, यहाँ पर कहीं है, ठीक है। यहाँ पर कहीं आएगा आपका 0.38 और 190 का जो आएगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.7 के आसपास कहीं पर आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 0.4 पे 0.4 और 190 जब कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, 0.4 और 190 जब कोइंसाइड करते हैं तो आपका यहाँ पे कोइंसाइड होता है, तो ये आपका तकरीबन 1.68 मान लिया है यहाँ पे, ठीक है। और जब पॉइंट फोर और यहाँ ये आपको समझ लीजिए 0.2 है या 0.3 मान लीजिए आप, तो 0.3 आपका यहीं पर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 0.3 और 190 जब कोइंसाइड कर रहे हैं वो आपका तो यहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका 0.3 का जो कर्व आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। आपको इंटरपोलेशन करना हो डायरेक्टली लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये 0.3 का आएगा, तो 0.3 का कहीं यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू तकरीबन 1.89 मान लिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो 0.4 और 190 इस पे आपका कितना है K2 की वैल्यू 1.68, और 0.3 और 190 पे कितना वैल्यू है 1.89। तो हमने इन दोनों के बीच में इंटरपोलेट कर लिया। हम जा कहाँ से कहाँ तक रहे हैं 0.3 से 0.38 तक। 0.3 से जब 0.4 पे जाते हैं तो 1.89 से 1.68 तक पहुंच जाता है। बट हम जा कहाँ से कहाँ तक रहे हैं 1.3 से 0.38, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल है और ये हमारा जो हम लोगों ने वो लिया है, सैंपल स्पेस लिया है। तो के टी की वैल्यू कही 1.72, ठीक है। तो 0.4 पे कितना है 1.68, 0.3 पे कितना है 1.89, तो 1.89 से लेकर 1.68 के बीच में हमारा कहीं के टी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो कितना आया 1.72। तो ये क्या है 0.38% और 190 के लिए है, ठीक है। अभी हम 222 पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। हम लोग अभी बस 0.38 पे पहुंचे हैं अभी, ठीक है ना। इसके बाद एक और इंटरपोलेशन करेंगे हम, किसके इंटरपोलेशन करेंगे हम, जब हम देखेंगे कि 0.38% और 240 पे कितना है और 0.38% और 190 पे कितना है, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा वो हमारा फाइनल केटी का वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए कि समझ में ना आए तो ये प्रोसीजर को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है ये, ठीक है। उसके बाद फॉर पीटी एंड एफ एस 240, ठीक है, ठीक है। पहले हमने 190 के लिए किया, फिर हम 240 के लिए सेम चीज रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आपका 0.3 पे 1.47 है, फिर 0.4 पे 1.34 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है। 0.3 से 0.4 तक गए तो हमारा घट 1.47 से घटकर 1.34 हो गया, ठीक है। और हम गए कहाँ से कहाँ तक है 0.3 से 0.38 तक, तो हमारा इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो 1.36 आ गया, ठीक है। 1.72 किस लिए आया जब हमारा 0.38% है और 190 एफ एस की वैल्यू, और 1.36 कब है जब हमारा 0.38% है और 240 एफ एस की वैल्यू, ठीक है। पर हमारा एक्चुअल एफ एस की वैल्यू है कितनी 222, तो इन दोनों के कहीं बीच में होगा ना मैप हमारा एफ एस की वैल्यू, ठीक है। अब तो इंटरपोलेशन सिंपल है, इंटरपोलेट कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। थर्ड स्टेप देखते हैं इंटरपोलेशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एफ एस 222, ठीक है, तो हमारा 240 के लिए कितना आया था 1.72, और 190 के लिए कितना आया था 1.36। जब हमने इसका इन दोनों के बीच में इंटरपोलेशन किया तो कितना आया 1.5 आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा इंटरपोलेशन को समझ में आ गया। अगर किसी को समझना हो फिर से बता देना, ठीक है, चैट पे। ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन का पार्ट थोड़ा सा वो है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ऐसे आपको ज्यादा अगर बहुत हार्ड लग रहा हो इंटरपोलेशन तो आप देखिए 0.38 का यहाँ पर होगा, ठीक है। और एफएससी की जो वैल्यू, एफएससी का जो कर्व होगा वो 190 और 240 के बीच में होगा, तो एफएससी का कर्व आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा अपने पेपर में, ठीक है। तो आपका फिर यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और भी नीचे होगा इसके, ठीक है, और भी नीचे होगा 222 यहाँ से जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना। तो यहाँ से वो डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो ये आपका यहाँ पे कहीं फॉल करेगा, तो वो 1.5 के आसपास ही आएगा, ठीक है। अगर आपको इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन मुश्किल लग रहा है तो देखिए 0.4 से थोड़ा सा कम कहीं पर ले लीजिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट,
और एफएससी का कर्व 222 के लिए इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। तो 240 के ज़्यादा पास है, 240 के पास बना लीजिए आपको ये कर्व, ऐसा कर्व बना लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन खींचकर, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा आपका 1.6 से 1.2 के बीच में, ठीक है। आपका 1.5 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। वहां से भी आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केटी वाई समझ में आ गई, ठीक है। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एल बाई डी मैक्स 7 होता है, बट केटी का एक मोटिवेशन फैक्टर आ गया इंटू 1.5, 10.5 हो गया, ठीक है। तो एल बाई डी प्रोवाइडेड कितना होगा, एल बाई डी प्रोवाइडेड कितना है हमारा, 300 mm था हमारा, ठीक है। 3000 mm का एल और 414 था हमारा डी, तो 7.24 है। 10.24 10.5 से कम है तो ओके, ठीक है। डिप्रेशन कंट्रोल में हम लोग पास हो गए, ठीक है। चलिए एक मिनट, हाँ किसी को डाउट है मेरे ख्याल से, ठीक है। मैम न्यूमेरिकल के बाद कुछ आपको इम्पोर्टेंट वो इंस्ट्रक्शन देंगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के बाद रहना आप लोग, ठीक है, 5 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल खत्म होने वाला है, बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से डेवलपमेंट लाइन का चेक है बस, ठीक है। अब चेक पर डेवलपमेंट लाइन बताया था मैंने आपको। आपका जो ये होता है कैंटिलीवर, ठीक है, समझ लीजिए आपका बॉल है, ठीक है। और ये आपकी रीइंफोर्समेंट आ रही है, तो आपका रीइंफोर्समेंट सपोर्ट के बाद जो रेड से बना रहा हूँ मैं, इतना सपोर्ट के बाद इतना एक्सटेंड हो रहा है अंदर, सपोर्ट के अंदर, ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ आपकी ग्रेटर देन एल डी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें एल डी की वैल्यू चाहिए होगी ना, कैंटिलीवर के लिए होता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। In a cantilever beam, reinforcement bar should extend LD beyond LD means development length beyond the face of support to ensure complete bond development between reinforcement and concrete at the support. Since bending moment is maximum, maximum कितना W into L effective का square by 2 इतना ही होता है, ठीक है। At the support which create chances of reinforcement getting pulled out from the concrete at the support due to bending, ठीक है। ऐसे बेंड हो रहा है तो reinforcement निकल के बाहर आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एल डी प्रोवाइड करते हैं अंदर, ठीक है। कितना प्रोवाइड करते हैं, एल डी, ठीक है। एल डी प्रोवाइड करते हैं अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका फेस ऑफ सपोर्ट है, वहां से देखिए आपका जो ये रीइंफोर्समेंट आया है वो एल डी एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। कितना एक्सटेंड हुआ है, एल डी। इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये आपका वो रीइंफोर्समेंट है जो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट या एंकर रीइंफोर्समेंट जो भी आपका होता है, उसको भी आपको एल डी अंदर घुसाना होता है, ठीक है ना। ऊपर वाले रीइंफोर्समेंट ही हमारे मेन होते हैं, तो ये हमारा मेन टेंशन रीइंफोर्समेंट है। तो देखिए यहाँ पर आया, फेस ऑफ सपोर्ट से देखिए और एक्सटेंड हुआ और यहाँ तक गया अंदर, ठीक है। तो फेस ऑफ सपोर्ट से इतना एक्सटेंड हुआ है वो अंदर, वो हमारा एल डी है, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं डेवलपमेंट लाइन, वैसे भी निकालते हैं कंटेनमेंट के वक्त, ठीक है। तो इसे निकालते हैं, तो एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू डाया अपॉन 4 टाउ बी डी, ठीक है। टाउ बी डी आपका 1.2 है, बट एच वाई एस डी से 1.6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 752 mm आएगा, ठीक है। therefore make sure that reinforcement bar extend more than 752 mm beyond the face of support, ठीक है। बियॉन्ड द फेस ऑफ सपोर्ट हमें एल डी एक्सटेंड करना है इसको, ठीक है। ये चेक पर डेवलपमेंट लेंथ का, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हमारा यहाँ पे। अब बस हम डिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। डिजाइन समरी क्या क्या था, बी हमने 250 mm प्रोवाइड किया था, डी हमने ओवरऑल डेप्थ प्रोवाइड किया था 450, और एट दी फ्री एंड हमने उसको छोटा कर दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ बेंडिंग मोमेंट कम है, तो वहाँ पे हमने 150, हमारी क्षमता के ऊपर 200 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फ्री एंड में 150 mm हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मेन बार चार चार थे हमारे 16 mm के, जिसमें से हमने 2 बार हमने कटेल कर दिए थे, कहाँ पर, 0.5 एल पे, ठीक है। 0.5 एल पे हमने कटेल कर दिए थे, ठीक है। सिर्फ हमने प्रोवाइड किए थे 8 mm 2 लेग सिर्फ एट दी रेट 300 mm सेंटर सेंटर स्पीड स्पेसिंग पे, और एंकर बार प्रोवाइड किया था, क्यों प्रोवाइड किया था, सिर्फ और सिर्फ शियर रिइंफोर्समेंट को रोकने के लिए, ठीक है, सिर्फ एंकर करने के लिए, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये हमारा मेन है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए जो फेस ऑफ सपोर्ट है, इससे हमने 800 mm एक्सटेंड कर दिया इसको अंदर, ठीक है। तो 800 mm इज ग्रेटर देन 752, तो एल डी एक्सटेंड कर दिया है हमने अंदर, ठीक है ना। ये हमारा मेन रिइंफोर्समेंट आया 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 फिर फेस ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंड होकर हमने इसको 800 mm एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। 450 mm का डाया का डेप्थ इधर है, 150 का इधर है, ठीक है। 4 का हमने ऊपर प्रोवाइड किया, यहाँ पर हमने 2 बार प्रोवाइड किए, 10 mm के बार प्रोवाइड किए, सिर्फ और सिर्फ एंकर करने के लिए शेयर इन्फोर्समेंट को। ये हमारा शेयर इन्फोर्समेंट है, ठीक है। तो मैम जब आपको आगे जाके आगे ही ड्राइंग पढ़ाएंगी तो आपको पता होना चाहिए शेयर इन्फोर्समेंट क्या है, एंकर बार क्या है, स्पेसिंग क्या है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैम को मैं अनम्यूट, मैम कुछ बताएंगी, ठीक है। सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, ठीक है ना।
कैन यू हियर? हेलो तुषार, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके। अच्छा तुषार, एक तो वो लगाना डिफ्लेक्शन कंट्रोल वाला। दूसरा बेटा अटेंडेंस बहुत कम है, अटेंडेंस बढ़ाइए। तुषार डिफ्लेक्शन कंट्रोल वाला जरा लगाइए स्क्रीन पर, मुझे कुछ बताना है उसमें। हेलो तुषार, प्लीज शेयर द स्क्रीन। डिफ्लेक्शन कंट्रोल वाला जो अभी न्यूमेरिकल किया है वो वाला पेज लगा दीजिए। ओके मैम, ओके मैम। हाँ हाँ हाँ, ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल वाला लाओ, चार्ट निकालो। चार्ट, यस मैम, चार्ट निकाल दिया मैम। चार्ट निकाल दिया ना। अच्छा, मुझे इस न्यूमेरिकल में अब अदरवाइज भी तुम्हें 2-3 बात बतानी है। एक तो ये है कि जो फॉर्मूला है EST वाला 0.5 FCK अपॉन FY वाला, वही फॉर्मूला यूज करके आप EST निकालिए। जो अभी नई बुक आ रही है उसमें वो लिखा हुआ है, वो कुछ नहीं है, दैट इज ओनली द रूट है। जो EST स्क्वायर वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है उसका वैलिड रूट है, तो आप सीधा शॉर्टकट फॉर्मूले से EST निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल का प्रोसीजर है ये काफी लंबा होता है अगर हम असलियत में करें। ये डिजाइन जो भी आप कर रहे हैं, आप जब बाद में प्रैक्टिकल में डिजाइन होता है तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर से किया जाता है, और सॉफ्टवेयर में ये सारे चार्ट्स, इंटरपोलेशन, एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड। हाथ से करने पे थोड़ा टाइम लगता है। तो दो चीजें हैं, अगर सिर्फ डिफ्लेक्शन कंट्रोल का न्यूमेरिकल आता है कि शो डिफ्लेक्शन कंट्रोल, इस तरह से कोई मान लीजिए 10 नंबर का, 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, तब तो इतना लंबा ढंग करने का फायदा है, वरना इतना समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ चेक करना है कि ये 7 से जो है सेफ है, राइट। कोई भी, चाहे सिंपली सपोर्टेड है चाहे दूसरी बीम है, तो आप एक शॉर्टकट कर सकते हैं इसमें कि ये जो FS आया है 222 आया है तुम्हारा, तो 222 जैसे सर ने बताया 190 और 240 के बीच में पड़ेगा। तो अगर मैं 240 की ही वैल्यू ले लेती हूँ सीधा, 240 की वैल्यू कितनी आई थी 1.36, मुझे सिर्फ यही दिखाना है ना कि ओके है। मुझे ये तो मालूम है कि 1.36 से ज्यादा होगी जो रियल वैल्यू है। तो अगर मैं सिर्फ ये मान लूं कि 240 के लिए अगर चेक ओके जा रहा है तो 222 के लिए ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो जब आप एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं और उसमें 1-1.5 घंटा लगता है जहां मुझे पेपर करना है सॉल्व बेसिकली, तो वहां पर मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगी कि आई विल शो दैट फॉर 240 वैल्यू कितनी है 1.36, तो 1.36 इंटू 7 अगर आप करते हैं तो वो आता है 9.5 के आसपास। तो मैं इस 1.36 को लेके ही सॉल्व कर दूंगी। 1.36 तो आप सीधी तरह से निकाल सकते हैं, ये 222 है, 0.38% यानी 0.4 के आसपास आपका स्टील था, और 240 पे आपका 1.3 आ रहा है, तो 1.3 भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू शो दैट इट इज सेफ इन डिफ्लेक्शन, क्योंकि इस वैल्यू का हम कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो 10.5 की जगह अगर आप ये भी लिखेंगे 9 आया है या 9.5 है फॉर 240, as it is safe for 240 it will be safe for 222. So to save time while doing numerical in the exam you can take the conservative approach. तो आप 240 के लिए सेफ दिखा दीजिए, अगर इंटरपोलेशन में बहुत समय लगता है जस्ट शो दैट इट इज ओके, राइट। अगर क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली ये कहता है कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल करके दिखाओ तभी ये करना है। इतना बड़ा ये बुक में इसलिए कर रखा है कि आपको क्योंकि समझ आए, राइट। मगर एग्जाम में इस तरह से KT निकालेंगे, फिर KC निकालेंगे, सपोज डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें तो 15-20 मिनट लग जाते हैं, KT KC देन मल्टीप्लाई में, तो उसमें टाइम लगता है। So the best way is show it that it is safe for the lower value. 240 के लिए सेफ है तो ऑब्वियसली 220 के लिए सेफ है। और ये जो स्टेप्स हैं ये सारे क्योंकि सॉफ्टवेयर करता है, जब आप बाद में करते हैं प्रैक्टिकली डिजाइन
तो वहां पर इन चीजों का मतलब समय में पता नहीं चलता है। ठीक है, समझ आई बात मैं क्या कहना चाहती हूँ? एग्जाम में आपने इतना समय नहीं देना है, डिफ्लेक्शन सिर्फ चेक करना है, तो सिर्फ आप ये कर दीजिए कि ये सेफ है, राइट। तो और दूसरा, पार्टिसिपेंट्स इतने कम क्यों हैं? पार्टिसिपेंट बहुत कम है, पार्टिसिपेंट बढ़ाइए। ये 30-35 बच्चे आते हैं, 132 के आसपास एनरोलमेंट है तुम्हारा, राइट। अच्छा, एक और काम करना, ड्राइंग के अंदर डिजाइन का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको नीचे एक ड्राइंग जरूर बनानी है, स्केच जरूर बनाना है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है वो सारे स्टेप्स गो थ्रू नहीं करता है, वो सिर्फ आपकी ये ड्राइंग देख के पता लगा लेता है कि आपने सही किया है या नहीं, राइट। डिजाइन समरी और ड्राइंग, जैसे मैं पेपर चेक करूंगी तो मैं हर स्टेप को चेक नहीं करूंगी, तो वी विल सी दिस डिजाइन समरी, इसी से अंदाजा लग जाता है कि बच्चे ने क्या किया है। तो यू हैव टू मेक ए ड्राइंग, एक एल सेक्शन और एक क्रॉस सेक्शन एट द एंड ऑफ एवरी डिजाइन प्रॉब्लम। समझ में आ गई? और दूसरा, डिजाइन के हजारों सॉल्यूशन होते हैं, ये मत सोचिएगा कि भाई 450 लेके किया या 425 लेके किया या किसी ने 500 लेके किया है, तो जितने बच्चे करेंगे उतने ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन योर assumptions कि डी की कितनी वैल्यू ली आपने, बी की कितनी वैल्यू ली, और सारे ठीक हैं, गलत नहीं है। ठीक है, तो मुझे यही कहना था, बस थोड़ा सा अटेंडेंस बढ़ाओ बेटा। ठीक है, ओके तुषार। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम। चलो फिर न्यूमेरिकल में क्या समझ में आ गया सबको? ठीक है, न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया है, तो फिर मैं अब क्लास एंड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लेंटल पढ़ेंगे। ठीक है, लेंटल। ठीक है, लेंटल क्या होता है? वो भी एक बीम ही होता है। ठीक है, बस आपके वो दरवाजों के ऊपर, विंडोज के जो फ्रेम होते हैं उसके ऊपर एक बीम लगता है। ठीक है, ताकि वो जो विंडो का फ्रेम है वो ऊपर का ब्रिकवर्क संभाल ले। ठीक है, बस बोल रहा हूँ मैं, लेंटल एक बार आप गो थ्रू कर लेना उससे, बुक से। ठीक है, ठीक है, तो लेंटल पढ़ेंगे। लेंटल भी एक बीम ही होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होता है वो। ठीक है, तो उसकी डिजाइनिंग पढ़ेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम क्लास को एंड करते हैं। बाकी कोई भी डाउट अगर हो तो ये क्वेश्चन स्पेशली डालूंगा मैं। ठीक है, असाइनमेंट में। ठीक है, सब लोग सही से करना, एक आध चीज चेंज कर दूंगा इसमें मैं। ठीक है, तो कैंटिलीवर में आपका यही चीजें हैं। एक तो आपका इफेक्टिव डेप्थ नीचे से काउंट होता है। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, डब्ल्यू यू इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एल इफेक्टिव क्या होता है? एल नॉट प्लस डी बाई 2 या एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई 2, डिपेंड करेगा आइसोलेटेड है या फिर कंटिन्यूस बीम का एंड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या था इसमें? हाँ, वीयू क्या था? डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर। ठीक है, तो एल क्लियर कैसे निकालेंगे? एल इफेक्टिव माइनस डी बाई 2 या एल इफेक्टिव माइनस डब्ल्यू बाई 2, आपके ऊपर है। ठीक है, डी को क्या मानेंगे शुरुआत में? एल बाई 7। क्यों? तो कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन कंट्रोल 7 पे होता है। ठीक है, समझ गए? तो ये चीजें थी कुछ कुछ। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? फॉर्मुलेज तो वही है। ठीक है, बाकी बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना चाहिए, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।